नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक धमाकेदार फिर से चैप्टर लेके आया हूँ। इस बार मैं क्लास 9 का चैप्टर लेके आया हूँ, फॉरेस्ट एंड द कॉलोनिज्म। और इसका कारण क्या है, बच्चों ने मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, इस वजह से मैं इस चैप्टर पे मतलब आपके सामने ना रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और इससे पहले की वीडियो में मुझे आप लोग का बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह मिला था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हम लोग बच्चों ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, फॉरेस्ट एंड द कॉलोनिज्म, इसका मतलब समझो मेरे भाई। जो फॉरेस्ट सोसाइटी लिखा हुआ है एंड कॉलोनिज्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में। ये जो चैप्टर है ना फॉरेस्ट सोसाइटी, देखिए आज के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, और आज से काफी टाइम पहले के बारे में बात करें, तो आज जो प्रेजेंट टाइम में हम भारत देख रहे हैं, पहले ऐसा भारत देखने को नहीं मिलता था मेरे भाई। पहले जो था ना, पहले कच्चे मकान होते थे। उससे भी पहले अगर हम देखें ना, तो लोग मिट्टी के मकान बनाते थे, ठीक है। कच्चे मकान इन द सेंस, पहले सीमेंट वगैरह नहीं होती थी, तो इस वजह से ये दिक्कत आना शुरू हुई। उससे पहले अगर हम बात करें तो मिट्टी के घर बनाए जाते थे। उससे पहले अगर हम बात करें तो लोग जंगलों में बसते थे, जंगलों में रहते थे। तो जब जंगलों में रहते थे तो जंगलों में ही उनका घर बन जाता था। वहां से इनकी एक सोसाइटी जन्म लेने लगी और उनका एक कल्चर डेवलप होना शुरू हो गया। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हिस्ट्री के पास्ट इवेंट को हम जानते हैं, तो आपको पता है हम लोग को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले, उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस मिले, और फिर कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स। तो जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक फेज पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के केस में हम जब एक शब्द के बारे में नोटिस करते हैं, जहां पे एक शब्द आता है कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आपको ध्यान समझना है, जैसे इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो इंडिया क्या है, एक उस समय के बारे में। आज तो भगवान दया से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उस समय भारत क्या था, एक वीक कंट्री के रूप में जाना जाता था। वीक मतलब हम लोग बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थे और हमारे पास मतलब क्लेवरनेस नहीं थी। तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, अटैक किया। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, भारत यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री थी। कैसी कंट्री थी, स्ट्रॉन्ग कंट्री थी। तो उन्होंने भारत के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। भारत के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो जो भारत के ऊपर कंट्रोल किया, उस प्रोसेस को कॉलोनिज्म कहा गया मेरे भाई। क्या कहा गया, कॉलोनिज्म कहा गया। तो ये जो शब्द है मेरे भाई, जो मैंने आपको अभी समझाया कॉलोनिज्म, इस शब्द का मतलब समझिए। कॉलोनिज्म एक ऐसी पूरी प्रोसेस को कहा गया जहां पे पावरफुल नेशन जो है ना, वो एक वीक नेशन के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो जो पावरफुल नेशन वीक नेशन के ऊपर जो कंट्रोल किया, ये प्रोसेस एक दो दिन की नहीं रही है, इसमें बहुत लंबा समय लग गया। अगर मैं भारत में बात करता हूं, तो ये बेसिकली समय जो था वो 1600 के आसपास का था, जब अंग्रेज लोग भारत में आते हैं। और जब ये लोग भारत में आते हैं तो देखते हैं कि भारत में कहां कहां से कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो ये लगातार अपने ट्रेड को क्या करने लगे, स्प्रेड करने लगे। मतलब भारत में ट्रेड, इनको दिखा कि भारत में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो भारत में उस समय अगर हम बात करें तो मुगलों का रूल था, यानी भारत में अंग्रेज लोग क्या कर रहे, मतलब मुगल क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो उनको इन्होंने क्या किया, बीट कर दिया। बीट मतलब हरा दिया, उनसे विजय प्राप्त कर ली, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जब ये जीत जाते हैं तो जीतने के बाद क्या करते हैं, वो भारत में ट्रेड को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करते करते बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो जब बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जंगल बहुत बड़े बड़े लेवल पे फैले हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जंगलों पे जो लोग रह रहे थे उनसे जबरन काम कराना शुरू कर दिया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, तो जो जंगल में लोग रह रहे थे उनके साथ किस तरीके के मतलब एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनको कैसे वहां से उन्होंने डिस्पर्स कर दिया, इन सारी स्टोरी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के बारे में समझ में आ गया होगा इस चैप्टर की रूपरेखा क्या है। तो अब हम डिटेल में इस चैप्टर को समझते हैं कि जो चैप्टर क्लास 9 का है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, तो इस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्चुअल में फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉरेस्ट सोसाइटी है, और यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, मेरी बात समझ में आ गई, उनके ऊपर कंट्रोल जो लोग कर रहे हैं, कंट्रोल मतलब जैसे भी मैंने बताया ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स एक ताकतवर देश के लोग थे जो भारत को अपना गुलाम बना लिए थे। तो भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गई, और ये पूरी प्रोसेस को कॉलोनिज्म कहा जाता है, जहां पे आप देख सकते हो अंग्रेज लोग आके यहाँ पे अटैक करते हैं और किस तरीके अपनी पूरी रूपरेखा यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। फिर इसी में अगर हम आगे समझते हैं कि जब ये जंगल में भारत में अंग्रेज लोग जो थे, इन्होंने देखा कि भारत में जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया, यानी फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। अब फॉरेस्ट को काट क्यों कर रहे थे, फॉरेस्ट को काटने का मेन रीजन इनका ये था, वो चाहते थे यहां से जो लकड़ी अगर हम काटेंगे इसको हम यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे।
तो इसको काटने की प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इन रिफर टू एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को जो काटने की जो पूरी प्रोसेस है, जो पेड़ों को खत्म होने का एक पूरा सिलसिला है, इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा गया अंडर द कॉनिकल रूल। मेरे भाई कॉनिकल रूल अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, अंग्रेजों का जहां शासन चल रहा था और उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, इट बिकम अ मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव, ये पूरी तरीके से भारत में बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने कब्जा कर रखा था और जंगलों को बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहे थे, ये काट रहे थे। ठीक, अब इसी में हम आगे और समझते हैं डिटेल में कि हुआ क्या, लैंड टू बी इंप्रूव, इन्होंने रीजन क्या दिया कि हम जंगल को क्यों काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, उसका प्रोसेस समझिए। तो ये क्या कर रहे हैं, इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियन लैंड मास वाज अंडर द कल्टीवेशन, ये माना जाता था उस समय भारत में कल्टीवेशन मतलब जुताई, 1/6 हिस्से पे यहां पे कल्टीवेशन हो रहा था। पॉल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन नहीं पॉपुलेशन होना चाहिए मेरे भाई, थोड़ा सा चेंज करिएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज, नाउ दैट फिगर हैज गॉन टू अबाउट हाफ, पीजेंट एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द कल्टीवेशन, जो किसान थे वो अपनी बाउंड्रीज को क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ा रहे थे। जब कल्टीवेशन को ये चाहते थे बहुत बड़े लेवल पे हो, तो जब कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पे चाह रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। दूसरा, जब जंगल कटेंगे तो वहां के जो जानवर वगैरह है वो वहां से भागना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो बाइसन का स्ट्रक्चर है, बाइसन मतलब होता है जंगली भैंसे, ठीक है, जो कि है ना मतलब पहाड़ी एरिया में या बहुत घने जंगलों में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी से मैंने ये डायग्राम दिया हुआ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो इसी में अगर हम बात करते हैं 1820 से 1920 के बीच में कल्टीवेटेड एरिया रोज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर। अब यहां पे इतनी ज्यादा लेवल पे कटाई करना शुरू कर दिया मेरे भाई, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस समय 6.7 यानी अप्रोक्स 67 लाख के आसपास हेक्टेयर को काटा गया है, ठीक है। एक हेक्टेयर में अप्रोक्स 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द कॉनिकल रूल, किस तरीके यहां पे जिस अंग्रेजों का रूल चल रहा था और किस तरीके लगातार जंगलों को क्या कर रहे थे, काट रहे थे, ठीक। फॉरेस्टेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, आप देखिए कई बार जंगलों में आग वाग लगा के इसको है ना पूरी तरीके से खत्म किया गया। जो ब्रिटिशर्स थे ये अलग अलग तरीके के रीजन देते थे कि एक्चुअल में ये किस लिए इसको कट कर रहे हैं। अब इसी में अगर हम बात करें, इन्होंने जब कट करने की बात की, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, भारत में पहली बार रेलवे ट्रेन जो चली थी वो 1850s में, यानी कि एक तरीके से आप 1853 जो कि है ना मुंबई से थाने के आसपास 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, वो भारत में पहली बार ट्रेन चली। और जब हम ये ट्रेन चल रही थी तो उस समय उन्होंने कहा कि जो आप ट्रैक बना रहे हो, ट्रैक के बीच में स्लीपर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, स्लीपर्स लगेंगे, जिस पर वो जर्क को एब्जॉर्ब करेगा। तो इन्होंने क्या किया, इसके नीचे पटरे पैर, अब तो आज की डेट में अगर आप देखोगे प्रेजेंट टाइम में तो सीमेंटेड आ रहे हैं, सीमेंटेड यहाँ पे स्लीपर बनाए जा रहे हैं, लेकिन पहले इनको लकड़ी का बनाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, इन्होंने क्या किया, इस पर अपडेट किया। अपडेट मतलब इन्हें सड़ने का दिक्कत होती थी, लेकिन शुरुआत जब इनोवेटिव आइडिया जन्म ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि किस तरीके जो स्लीपर है इनको बिछाया जाए, और इस पर हमने क्या किया, पहली बार ट्रेन को रन किया। जब ट्रेन रन कर रहे थे तो उसके लिए भी हमें है ना बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई, क्योंकि हम लोग नए नए लगातार क्या कर रहे थे मेरे भाई, इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे थे। तो यहां पे देखोगे वुडन प्लैंक बोलते हैं, लेट अक्रॉस द रेलवे ट्रैक एंड दे होल्ड द ट्रैक इन अ पोजीशन। इसको इसलिए लगाया जाता था कि ट्रैक जो है अपनी पोजीशन पे होल्ड रहो, मतलब इधर उधर डिसबैलेंस ना हो। आप देखिए कई बार जब छोटे बच्चे चल रहे होते हैं तो माता पिता हाथ पकड़ लेते हैं ताकि बच्चा गिरने ना पाए। सेम कंडीशन में क्या है, जब ट्रेन चलती है तो उसको होल्ड करने के लिए ट्रैक अगर हिल गया तो ट्रेन क्या होगी, पलट जाएगी। इस वजह से स्लीपर्स लगाया जाता था। आप यहां देख सकते हो, यहां पे देखिए इनको नट से टाइट भी किया गया है, ठीक। तो एसेंशियल फॉर द कॉनिकल ट्रेड, और ये इससे जो अंग्रेज लोग जो भारत में मेन रीजन क्या था, ट्रेड करने आए थे, तो इससे इनके ट्रेड में बहुत आसानी हुई। ये गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेजी से क्या करने लगे मेरे भाई, पहुंचाना शुरू कर दिए। एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द इंपीरियल ट्रूप्स, और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ट्रेन उस समय उन्होंने दो तरीके से चलवाई, एक तो गुड्स के लिए चलवाई थी, दूसरा पैसेंजर के लिए। एक तो उनको सामान को लाना ले जाना आसान हो गया था, दूसरा वहां पे जो
अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको भी आना जाना आसान हो गया था। ठीक, आगे बोलते हैं, साथ ही साथ ये जो लकड़ी, अभी आपको पहली बार अगर मैं बात बताऊं तो वहां पे उस कंडीशन में क्या था, लोग कोयले का इस्तेमाल करते थे, लकड़ियों को जलाने का इस्तेमाल करते थे, जो एक तरीके से फ्यूल का काम करता था। ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने का काम करते थे। तो इन्होंने ये सारे रीजन दिए किस लिए, डिफोरेस्टेशन के बिहाफ पे। डिफोरेस्टेशन का मतलब जो पेड़ कट हो रहे थे उसका एक इन्होंने बेसिक रीजन बताया कि हम पेड़ को क्यों कट कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करते हैं ईच माइल, ठीक है, ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड टू बी बिटवीन 1670 एंड 2000 स्लीपर्स। ये मान के चल रहे थे अप्रोक्स हमको इतने स्लीपर्स की नीड पड़ेगी, यानी कि रेलवे ट्रैक बिछाने में। तो लगातार ही कट हो रहे थे। रेलवे बिटवीन एक्सपेंडेड, लगातार रेलवे का जो नेटवर्क है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मेरे भाई अप्रोक्स अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, लेटेस्ट डेटा तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रेल का नेटवर्क है वो चाइना का है। मेरी बात समझ नहीं आ रही। और इंडिया है ना तीसरे नंबर पे आ रहा, तो आपको ध्यान रखना, लेटेस्ट डेटा चेंज होगा वो मैं अभी आपको इन्फॉर्म करता हूं। रैपिडली बाय 1890s अबाउट 2500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैड बीन लेड। इन 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक हैड इंक्रीज्ड ओवर 7,65,000। यानी यहां पे आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक का हिस्सा क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा वैसे वैसे यहां चीजें देखने को मिले। तो कन्वर्टिंग सॉल्ट लॉग्स इनटू द स्लीपर्स इन द सिंगभूम फॉरेस्ट। अब ये देखिए चीजों को समझना क्या है। तो यहाँ पे सॉल्ट लॉग का मतलब क्या होता है, जो लकड़ी का जो गट्ठा होता है ना उसको हम लॉग कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्लीपर्स बनाए जा रहे थे ये लॉग बहुत ज्यादा मजबूत होते थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ का एरिया ये देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ झारखंड का हिस्सा आता है जहां पे छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। तो उस समय बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे इनोवेटिव आइडिया चल रहे थे। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि जो ब्रिटेन रॉयल नेवी, ठीक है, आल्सो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब यहां पे क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे रॉयल नेवी आई थी, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे मतलब शिप बनाने का काम चल रहा था। तो उस समय जो शिप थी वो भी लकड़ी, जैसे आज की डेट में मेटल में आपको शिप देखने को मिलती है, उस समय लकड़ियों की शिप बनती थी। वो भी उसमें भी सड़ने की दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है वैसे वैसे आप देखोगे कि आज की डेट में करंट टाइम में अगर मैं नोटिस करता हूं तो ज्यादातर शिप भी है मेटल से बनती हैं। लेकिन उस समय जितनी भी शिप वगैरह बन रही थी, रॉयल शिप का मतलब है जो किंग्स और जो वहां से गवर्नर जनरल भारत में आते थे उनके लिए जो शिप बनाई जाती थी वो लकड़ियों की बनी। तो एक तरीके से रॉयल कहा जाता था इनको। प्रॉब्लम ऑफ द टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी ऑफ द ब्रिटेन। यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके शिप का मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, यहां से कट किया जाता था और यहां पे पहुंचाया जाता था बड़े लेवल पे। और ये हवा के झोंके से ये क्या होते थे, बहुत तेजी रफ्तार पकड़ते। तो जैसे जैसे समय बदल रहा था टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से क्या हो रही थी, बदल रही थी। बाय अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग। धीरे धीरे ओक के जो फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए, कट होने लगे। क्योंकि जब हम रिसोर्सेस का ओवर यूज करते हैं यानी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेस धीरे धीरे क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। Then vast quantity of the timber were being exported and from India। तो उन्होंने क्या किया, भारत में फिर ट्री काटना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में क्या करने लगे, बेचने लगे। जब हम कोई गुड्स को विदेश में बेचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपोर्ट कहा जाता है। और जब विदेशों को गुड्स को हम इंपोर्ट करते हैं यानी मंगाते हैं तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या किया जा रहा था, इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा था टू एक्सप्लोर द रिसोर्सेज इन इंडिया। और भारत में जो अधिक मात्रा में रिसोर्सेज थे उनको कहां पहुंचाया जा रहा था, ब्रिटेन में। धीरे धीरे भारत का बहुत अधिक मात्रा में क्या होने लगा, एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। भारत में लगातार रिसोर्सेज क्या हो रहे थे, कम होते जा रहे थे। क्योंकि लगातार वहां इंग्लैंड में पेड़ तो कम हो ही गए थे, तो अब भारत से वहां पे भेजा जा रहा था। तो लगातार ये चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा था। अब हुआ क्या, भारत में एक दौर और आता है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के बारे में बात करें, लार्ज एरिया ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर्ड। बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को काट दिया गया। और उसका कारण क्या बताया गया कि हम यहाँ पे टी को ग्रो करेंगे, कॉफी उगाएंगे, रबड़ उगाएंगे, मतलब इनका हम प्लांट लगाएंगे ताकि हम यूरोप में जो क्रॉप्स है उनकी नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। यूरोप ग्रोइंग नीड्स यानी लगातार उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा था। एंड ट्रेड डिमांडेड दीज क्रॉप, जैसे वास्ट एरिया ऑफ लैंड वाज क्लियर। बहुत बड़े एरिया पे लैंड को जब क्लियर कर दिया जाता है उस पूरी प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और इन्होंने किसने क्लियर किया था, यूरोपियन प्लांटर्स ने किया था। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब इसी में हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है कि बेचना।
कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है? व्यापार करना, ट्रेड करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट्रिच ब्रेंडिस नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। इन्होंने क्या किया? टिम्बर, शिप एंड रेलवे रिलेशन को क्या किया? बिल्ड किया, यानी इनका हम यूज कैसे करते हैं। तो जर्मन एक्सपर्ट थे जिनका नाम था डेट्रिच ब्रेंडिस वाज इनवाइटेड, इनको भारत में बुलाया गया। ये पहले इंस्पेक्टर जनरल थे फॉरेस्ट को किस तरीके मैनेज किया जाए। जैसे घर में आप देखते होगे मम्मी लोग पूरे घर को मैनेज करती हैं, उस समय भारत में एक जर्मन एक्सपर्ट थे जो भारत में आते हैं और फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए इनको भारत में बुलाया जाता है और इनसे कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? व्हाट डिड डेट्रिच ब्रेंडिस डू? तो ये क्या करते हैं? द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। दिस सिस्टम वुड नीड अ लीगल सैंक्शन। इन्होंने क्या किया? कानून बनाए। उन्होंने कहा कि हम जंगलों को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया? कानून बनाया। और जब कानून बनाते हैं तो क्या कहते हैं? एनीबडी हु कट ट्री, अगर कोई भी व्यक्ति इसको कट करता है विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड, अगर वो हमारे रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको हम क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। फीलिंग, ठीक है, सॉरी, फॉलिंग ऑफ द ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड, यानी ना आप पेड़ काट सकते हो ना ही जानवरों को चरा सकते हो, यानी कि जो जानवरों का भोजन होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड कुड बी प्रिजर्व फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। मेरी बात समझ में आए? तो इसको किस लिए बचाने के लिए यहाँ पे डेंटिस नाम के जो व्यक्ति हैं ब्रेंडिस, ये लगातार फॉरेस्ट के बिहाफ पे कानून बना रहे थे। और इन्होंने कहा, ब्रेंडिस जी कहते हैं कि सेटअप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारत में इंडियन जैसे आप प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी का नाम सुना होगा, इसमें हमारे बहुत सारे कलीग्स लगातार तैयारी कर रहे हैं। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, और आईएफएस हो गया, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये अगर भारत में बात किया जाए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 के आसपास यहाँ पे सेटअप होती है, ताकि हम उनको फॉरेस्ट यानी जो बंदे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। और हेल्प फॉर्मुलेटेड द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट बनाया गया 1865 में। इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, इसमें अमेंडमेंट किया, पहली बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में अमेंडमेंट किया गया था, ताकि हम फॉरेस्ट को किस तरीके क्या किया जाए? बचाया जाए। तो हमारे जो कलीग्स हैं, हो सकता है आईएएस बन जाए, हो सकता है आईपीएस बन जाए और हो सकता है आईएफएस बन जाए। तो आईएफएस जो होता है, जंगलों में उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। अब इसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं भैया। जब हम लोग चेंजेस आफ्टर द अमेंडमेंट, जब हमने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट का मतलब होता है फॉरेस्ट में हम लोग ने जो चेंज किया उसके बारे में बात करते हैं। तो 1870 एक्ट में जो आया एक्ट, डिवाइड द फॉरेस्ट इनटू द 3 कैटेगरीज। अब ये समझ लीजिए कि जो आईएफएस बंदे थे इंडियन फॉरेस्ट और इनके ऊपर थे ब्रेंडिस, ठीक है, इन्होंने क्या किया? मिलके फॉरेस्ट को यानी जंगल को यानी फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी बनाया। पहला इन्होंने कहा हम रिजर्व फॉरेस्ट बनाएंगे, दूसरा इन्होंने कहा हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाएंगे और तीसरा इन्होंने कहा हम विलेज फॉरेस्ट बनाएंगे। यानी कितनी कैटेगरी इन्होंने बना दी? 1, 2 और 3। ये आपको ध्यान रखना है। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज, मतलब आप अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए भी कोई चीज वहां से नहीं ले सकते हो विदाउट एनी परमिशन। अच्छा, तो कैसे करेंगे? तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमिशन इज ग्रांटेड ऑन पर्टिकुलर इशू, हाउस बिल्डिंग और फ्यूल, मतलब किस बेस पे इनको इजाजत दी जाती थी? या तो आप घर बना रहे हो या तो आपको खाना, उस समय खाना जो होता था भैया लकड़ियों से बनता था, लकड़ियों इन द सेंस लकड़ियों से चूल्हा जलाया जाता था। तो लोग क्या करते थे? जंगल जाते, जैसे आज की डेट में तो जमाना बहुत बदल गया, सीएनजी आ गई है, हाँ, और घर में जो खाना बनता है उससे एलपीजी से बनता है। तो आप देख लो आज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इनोवेटिव आइडियाज लेके आई, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे, लेकिन अगर हम आज से 100-200 साल पहले की बात करें तो उस समय स्थिति बहुत ज्यादा पुअर थी, यानी कि बहुत दिक्कत होती थी। घर की महिलाएं पुरुष क्या करते थे? सुबह सुबह लकड़ी बिनने जाते थे, घर में लेके आते थे, चूल्हा जलता था तो खाना बनता था। तो एक लंबी प्रोसेस हो सकती थी, उस समय वो फ्यूल का इस्तेमाल करते थे। पहले आपने देखा होगा, अगर किसी के दादा दादी, आप देखिए घर में आज की डेट में जैसे बीम पड़ती है ना, तो पहले लकड़ियों की बीम पड़ती थी, लकड़ियों का बेस बनाया जाता था, बल्ली वल्ली का इस्तेमाल किया जाता था, तो बहुत बड़े लेवल पे इनका यूज होता था। दे कुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। तो ये क्या करते थे? जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें से कुछ नहीं ले सकते थे, कहां से लेते थे? प्रोटेक्टेड और विलेज से, वो भी परमिशन के साथ, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं।
तो आप यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया था भारत में, जो कि देहरादून में देखने को मिलता है 1906 में। आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके, यानी कि जो भी यहां पे फॉरेस्ट से चीजें मिल रही थी उस पर यहां पे रिसर्च होता था। द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आप देख सकते हो कि किस तरीके नए नए जो पेड़ पौधे यहां पे लगाए जा रहे थे उस पर यहां पे रिसर्च हो रहा था, साथ ही साथ जो पेड़ कट हो रहे थे उन पर क्या साइंटिफिक रीजन थे, वो सारी चीजों पे यहां पे रिसर्च होता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी में कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है क्या चीज। देखो, नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। अगर आप देखोगे, आप कई बार हिल स्टेशन में देखे होंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको पेड़ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जंगल देखने को मिलते हैं। वैसे आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है यानी कि फॉरेस्ट है वो अमेजॉन फॉरेस्ट है, जो कि साउथ अमेरिका के ब्राजील कंट्री में पाया जाता है, जहां पे 35% अप्रॉक्स ऑक्सीजन वहां से मिलती है। लेकिन अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बनाया गया था जो अलग अलग लेवल पे यहां पे रिसर्च कर रही थी। वन टाइप ऑफ ट्री वाज प्लांटेड इन ए स्ट्रेट रो। ठीक है, अगर हम एक ही तरीके की पेड़ एक लंबी कतार में लगा देते हैं, इस प्रोसेस को यहां पे प्लांटेशन कहा जा रहा था। फॉरेस्ट ऑफिशियल सर्वेड द फॉरेस्ट एंड मेड वर्किंग प्लान फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और वो इस तरीके से कर रहे थे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से डील किया जाए, यानी कि हम किस तरीके से पेड़ पौधे लगाएं, कैसे उनको बनाएं ताकि एक लॉन्ग टर्म तक इसको हम मल्टीपल यूज कर सके। तो इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही थी कि अगर हम लगातार फॉरेस्ट को काटते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा पूरी तरीके से हमारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उनको बचाया कैसे जाए, उसके बराबर लगातार रिसर्च चल रही थी। ठीक है, अब इसी में हम और आगे थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। They plant how much of the plantation area cut every year। ये पहले तो ये इन्होंने पता किया कि कितने प्लांट हर साल कट रहे हैं और कितने प्लांट हम लगाएंगे ताकि नेक्स्ट उतने टाइम पे हमको वो पेड़ मिल जाए। तो उसके हिसाब से इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। द एरिया कट वाज देन टू बी रिप्लांटेड। देखा, तो आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, और ये अलग अलग लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि प्लांटेशन किस तरीके किया जा रहा है, कितने समय पे ये ग्रो कर जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करते हैं वन एसएल ऑफ द मैनेज पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर फॉरेस्ट इन टस्कनी इटली में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट देख रही है, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, और इनकी स्ट्रक्चर को अभी हम आगे के लेक्चर में और डिटेल में स्टार्ट करेंगे। और ये जो पूरा हिस्सा कवर्ड है इसको हम कैनोपी कहते हैं। कैनोपी का मतलब एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पे सन की रेज यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट लिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम एसाइल ऑफ द मैनेज्ड पॉपुलर फॉरेस्ट कहा जाएगा, जो कि टस्कनी एक जगह है इटली में, वहां देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाउ वर द लेबर लिव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड। जो लोग जैसे फॉरेस्ट जब कट डाउन होंगे तो वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनको किस तरीके से उनके ऊपर फर्क पड़ेगा उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले विलेजर्स के बारे में बात करते हैं। विलेजर्स वांटेड फॉरेस्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस। आपको पता होगा भाई, यहाँ पे इनको मसाले जिसे बोलते हैं इनको जरूरत पड़ती थी टू सेटिस्फाई द डिफरेंट नीड्स, जैसे फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया, लीव्स हो गया, इनको अलग अलग लेवल पे जरूरत पड़ रही थी जिसकी इनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। इसी में अगर हम बात करें तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया था। वांटेड अ फॉरेस्ट सुटेबल फॉर बिल्डिंग और रेलवेज। अभी ये भी मैंने आपको समझाया था, अलग अलग यहाँ पे देखिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो अलग अलग लेवल पे ये सारी चीजों को ध्यान दे रहे हैं। नीडेड ट्रीज विथ हार्डवुड टॉल एंड स्ट्रेट, आप देख सकते हो। इसी में अगर हम और आगे डिटेल में एनालिसिस करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज अ फूड, फ्रूट एंड ट्यूबर, हर्ब, जड़ी बूटियां, मेडिसिन, इन सब का इस्तेमाल हो रहा था, जिससे वो लगातार क्या कर रहे थे, अपनी नीड्स को क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। साथ ही साथ बैम्बू, आप जानते होंगे एक खेत होता है उसके चारों तरफ फेंस लगा दिया जाता है ताकि कोई जानवर घुसे ना, तो वहां पे बैम्बू का इस्तेमाल किया जाता था, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई बीमार वगैरह हो रहा है तो उसको हम, आज की डेट में आप मेडिसिन देखते हो आपको 5 रुपए 10 रुपए में पैरासीटामॉल, डोलो, ये सब मिल जाती है। लेकिन पहले क्या होता था, जड़ी बूटियों से लोगों को इलाज किया जाता था। आपने सुना होगा जब लक्ष्मण जी को सांप ने चारों तरफ से लपेट लिया था तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आते हैं। ठीक है, तो बूटी यानी कि यहाँ हर्ब्स, जड़ी बूटियों के बारे में बात हो रही है। दे ऑब्टेन वाटर बोतल, डिस्पोजल प्लेट, कप। आज की डेट में हमारी इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मिल रही हैं ये सब कहीं ना कहीं कहां से आ रहे हैं मेरे भाई,
पेड़ों से यानी प्लांट से आ रही है, ट्रीज देखने को मिली। तो कटिंग वुड, ग्रेजिंग देयर कैटल, कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट, हंटिंग एंड फिशिंग बिकम इलीगल। उस समय क्या हुआ, पेड़ों को काटना, जानवरों को चराना, ठीक है, साथ ही साथ फ्रूट्स को कलेक्ट करना, शिकार करना, इन सब पे लगातार बैन लगा दिया गया और इसको इलीगल यानी कि कानून की नजर में गलत डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये सब काम करना आपके लिए बैन हो गया। ठीक, अब इसी में अगर हम चीजों को समझते जाएं तो यहां आप देख सकते हो उस समय फेमस थे महुआ ट्री, जो कि फ्रूट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। वुडन, उस समय आप देख लो लकड़ियों का इस्तेमाल करके किस तरीके एग्रीकल्चर यहाँ पे किया। आज तो ट्रैक्टर है, जेसीबी है, अलग अलग लेवल पे आप देखते हो खुदाई की जा सकती है, जुताई की जा सकती है। हाँ, उसके बाद डिस्पोजल, आज की डेट में आप बढ़िया बढ़िया स्टील की थाली देखने को मिलती है। उस समय पत्तल में खाना खाया जाता था, आज भी आप गांव घरों में देखोगे। साथ ही साथ आप देखिए आज चाट खाते होंगे, देखिए कई जगह आपको पत्तल में मिलता होगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस थी जिसमें लोग क्या करते थे, अलग अलग लेवल पे भोजन करते थे। उसके बाद आप देख सकते हो मटका, आज सबके घरों में फ्रिज देखने को मिलता है। उस समय मटको, मिट्टी को कलेक्ट किया जाता था, उसको सुखाया जाता था, फिर गीला किया जाता था, उसको साना जाता था, उससे अलग अलग तरीके के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। तो एक लंबी प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ कलेक्टिंग महुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, फ्रॉम द फॉरेस्ट विलेजर्स मेक अप द बिफोर डाउन एंड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट द महुआ फ्लावर्स विच हैव फैलन ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। महुआ ट्रीज, महुआ एक तरीके से उस समय शराब यानी दारू के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें अल्कोहल कहा जाता है। और जब अल्कोहल आप जैसे आपने महुआ है, अंगूर है, ये सब आपने नाम सुना होगा, इनसे क्या किया जाता, नशीला पदार्थ बनाया जाता था, यानी कि एक तरीके से ड्रिंक करने के लिए। द सीड कैन बी यूज्ड टू मेक ऑयल, साथ ही साथ ऑयल बनाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, अलग अलग तरीके से ऑयल आते हैं जो अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे थे। साथ ही साथ ड्राइंग टेंडू लीव्स, दे सेल ऑफ टेंडू लीव्स इन इज ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। उस समय माना जा रहा था जो टेंडू लीव से इनको कलेक्ट करके बेचा जाता था, जिससे बहुत बड़े लेवल पे इनकी इनकम होती थी। ईच बंडल कंटेन अप्रोक्सीमेटली 50 लीव्स, हर एक में 50-50 का बंडल बनाया जाता था। इफ पर्सन वर्क वेरी हार्ड दे कैन परहैप्स कलेक्ट एज मेनी एज 100 बंडल, और ये माना जाता था कम से कम 100 बंडल्स कलेक्ट करते थे वुमेन, चिल्ड्रेन, और साथ ही साथ कुछ मैन लोग जो होते थे, बूढ़े लोग, वो इनके साथ मिलके काम करते थे। परिवार के लगभग सभी सदस्य मिलते थे जो इनकी इनकम का एक बड़ा जरिया बनाते थे। साथ ही साथ जैसे जैसे समय बदल रहा था चीजें बहुत लेवल पे चेंज होने लगी। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट द कल्टीवेशन, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब इन्होंने ये सारी चीजों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया तो वहां के जो लोकल पीपल्स थे किस तरीके वो प्रभावित हुए। तो मेजर इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म, यानी जो अंग्रेज लोग भारत में रूल कर रहे थे, वाज अ प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग का मतलब होता है कहीं पे आप एग्रीकल्चर करिए, फिर कुछ समय के लिए उस जमीन पे छोड़ दीजिए और किसी दूसरी जगह पे आप आके काम करने लगिए। जब यहाँ पे फर्टिलिटी 2 से 3 साल छोड़ दीजिए, कभी कभी 5 साल तक छोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे फर्टिलिटी आ जाती थी, ये बंदे जो शिफ्ट हुए हैं ये फिर से यहाँ पे आके वापस आ जाते थे। इस पूरी प्रोसेस को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। लेकिन कई बार इससे अंग्रेज लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने कहा जब लोग एक जगह से बार बार डिस्पर्स हो जाएंगे तो हम उनके ऊपर टैक्स कैसे लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। जैसे आप घर में देखिए आज की डेट में हाउस टैक्स सबके घर में आता होगा। जो हाउस टैक्स है, ये जमीन जो भी आपके पापा ने खरीदी है, एक लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जहां पे जमीन का ब्यौरा लिखा जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता था, जो लोग जहां पे रहते थे वहां पे खेती करते थे और उस पर सरकार क्या करती थी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो टैक्स लगाती थी। लेकिन जब कोई बंदा वहां से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या वो टैक्स लगा पाएंगे, क्या वो सही से कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं। तो इसको लिए दिक्कत आना शुरू हो गई। तो यहाँ पे एक कहानी बताते हैं। तनुंगिया कल्टीवेशन वाज अ सिस्टम इन विच लोकल फार्मर वर अलाउड टू कल्टीवेट टेम्परेरी विथ इन अ प्लांटेशन। इनको एक टेम्परेरी लेवल में प्लांटेशन करने अलाउ किया गया। इन इस फोटो टेकन इन द थरावंडी डिवीजन इन बर्मा। बर्मा एक कंट्री का नाम है जो कि 1921 प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो आपको पता होगा म्यांमार का नाम सुना होगा, ठीक है, पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1935 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। कल्टीवेटर्स वर सोइंग पैडी, पैडी मतलब जानते हो धान वगैरह। द मेन मेक होल इन द सॉइल यूजिंग द लॉन्ग बैम्बू पोल्स विद द आयरन टिप। द वुमेन सॉ पैडी इन ईच होल। हर एक लेवल पे यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या किया जाता था, पैडी यानी धान लगाया जाता था, ठीक है। तो ये एक लंबी प्रोसेस देखने को यहाँ पे मिलती थी। तो जैसा कि अभी मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बताया था। और एक और बात,
शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर देखा जाए तो मेनली मैंने आपको समझा दिया, साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट लेवल, कई लोग झूम खेती करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेनी लोकल नेम सच एज धाया, ठीक है, पेंडा, पोडू, निवेद, झूम, बेवार, ठीक है, कंडन एंड कुर्मी। तो ये अलग अलग जगह, कई बार क्या होता था जंगलों को मतलब जहां पे कल्टीवेशन किया जाता था उनको जला दिया जाता था, जलाने के बाद क्या करते थे फिर दूसरी जगह चले जाते थे, तो जब जलाते थे तो इस प्रोसेस को कहते थे स्लेश एंड बर्न। मेरी बात है, क्या बोलते थे, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इसको हम अलग अलग तरीके से क्या होते हैं समझते हैं, ठीक। इसी में अगर हम और आगे बात करते हैं, द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन रोटेशन, सीड्स आर सोन इन द एसेस, उसके बाद राख वगैरह जो होती है तो उसको कलेक्ट कर लेते थे। आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन, जब पहली बारिश होती थी, द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, बारिश की पहली है ना उसमें आगमन में ही इसको क्या किया जाता था, कट कर लिया जाता था, जैसे अक्टूबर से नवंबर। अब आपको पता होगा 3 तरीके की बेसिकली फसल होती, खरीफ हो गया, रबी हो गया और जायद हो गया। तो जो खरीफ है आपको पता होगा ये कब आता है, अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको समझना है जैसे बारिश का आगमन होता है उस समय इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। और रबी जो होता है ये स्टार्ट होता है बेसिकली अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो यहाँ पे इस समय बारिश खत्म हो जाती है, ठीक है, जैसे खत्म होती है तो इसकी फसल को कट कर लिया जाता है, फिर स्टार्ट होता है अगला सीजन। और फिर यहाँ पे है ना मार्च से अप्रैल के बीच में इसको कट कर लिया जाता है, फिर स्टार्ट होता है जायद का। तो ये 3 बेसिकली क्रॉप उगाने के सीजन होते हैं जिसपे अलग अलग लेवल पे खेती की जाती है। सच एक्टिविटीज performed for a couple of year on a same plot, then the plot is left for 12 से 18 years के लिए इसको लेफ्ट यानी छोड़ दिया जाता था। न्यू प्लॉट इज क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, और हर बार इतने से इतने समय तक खेती की जाती थी, फिर वहां दूसरे जगह जाके क्या होते थे, लोग शिफ्ट हो जाते थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ के चलनी है। मिक्सचर ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन दिस प्लॉट, जैसे मिलेट हो गया, मोटा अनाज कहा जाता था, मैनिक हो गया, मेज हो गया और बीन्स हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग लेवल पे ये क्या कर रहे हैं, अनाज को उगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है जिसपे ये लोग क्या करते हैं, खेती करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, ठीक। हु कुड हंट, ये कौन लोग इसका शिकार करते थे। अब देखिए, द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लिव्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स। डेवलपर्स का मतलब होता है रहना, यानी कि जब है ना इसमें नए कानून आए तो इसमें बहुत तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहे। लोग पहले क्या करते थे, एलिफेंट को भी मार देते थे और साथ ही साथ इनको दांत को निकाल के करोड़ों रुपए में इनकी सेल होती थी भाई। तो लोग जानवरों को शिकार करने लगे। तो जानवरों को शिकार से क्या हुआ, लगातार एनिमल क्या हो रहे थे, खत्म हो रहे। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपको नॉलेज के रूप में बताऊं, एक रेड डेटा बुक बनाई गई है जिसमें जितने भी एनिमल्स खत्म हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे लगातार एनिमल्स को क्या किया जा रहा था, हंट किया जाता था, मारा जा रहा था। मेनी पीपल हु लिव्ड इन और नियर द फॉरेस्ट हैड सर्वाइव्ड बाय द हंटिंग डियर। डियर मतलब जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा पार्ट डिजीज एंड वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, कई सारे छोटे छोटे, ये तो नॉर्मली लोग इनको मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे यहाँ पे क्या किया जाता था, हंटिंग किया जाता था। कुछ लोग व्यापार के लिए यानी ट्रेड के लिए करते थे, कुछ लोग भोजन के लिए करते थे यानी मार के खाने के लिए, ठीक है। तो अब इसी में अगर हम बात करते हैं वाइल्ड ट्राइबल, जो वहां ट्राइबल लोग देखने को मिलते हैं, डिप्राइव्ड ऑफ द customary rights at the same time hunting of the big game become a sport। अब जो लोग शिकार करते थे तो उस समय एक तरीके से कहते थे ना भैया हम शिकार करने जा रहे हैं, तो एक तरीके से गेम भी होता था कि किसने किसको मारा। कई बार पहले लोग लॉयन को भी मारते थे, हाँ। तो शिकार करना एक तरीके से गेम हो जाता था। हंटिंग ऑफ द टाइगर एंड अदर बिग एनिमल्स आर कल्चर रिलेटेड टू इट। कई बार लोग क्या होते हैं, देखिए आप कहते नहीं है कि अलग अलग लेवल पे लोग जाते हैं, ठीक है, भिंडारी, अलग अलग मतलब गद्दा, तो जनजातियां होती हैं। मेरी भाषा गद्दी भी एक जनजाति है। तो अलग अलग जो जातियां होती हैं उसके हिसाब से ये क्या करते थे, अपने स्पोर्ट्स के रूप में इनको जानते थे। द लिटिल फिशरमैन चिल्ड्रन अकम्पनी देयर पेरेंट्स टू द फॉरेस्ट एंड लर्न अर्ली हाउ फिश कलेक्ट फॉरेस्ट। ये छोटी सी उम्र में बच्चा अपने पिता के साथ जाता है और ये देखता है कि मेरे पिताजी कैसे मछलियों को पकड़ रहे हैं, कैसे उनको है ना मतलब मानते हैं, इनकी खेती की जाती, फिशरिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो कलेक्ट फॉरेस्ट, प्रोड्यूस एंड कल्टीवेट द बैम्बू ट्रैप विच द बॉय इज होल्डिंग इन हिज राइट हैंड। आप देखिए पहले क्या होता था, लोग यहाँ पे एक तरफ इस तरफ और एक इस तरफ लटका के लेके जाते थे ताकि वो आसानी से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब आते हैं, ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, primitive and savage society. They believe that
दैट बाय किलिंग वाइल्ड एनिमल दे वुड बी सिविलाइज्ड इंडिया। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अलग अलग तरीके से मैंने अभी बताया ना कि किस तरीके ये लोग एनिमल्स को मार रहे थे, उसके बेस पे इन्होंने अलग लेवल पे गाइडेंस भी दिया कि है ना ये सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है। तो इसको एक रूल बनाया गया कि किस तरीके से सोसाइटी पूरी तरीके से क्या होगी, डिसॉल्व हो रही। तो इसका भी एक बहुत बड़े, लेकिन उस समय अंग्रेज लोग बहुत बड़े लेवल पे मार रहे थे जानवरों को अपने शौक के लिए, अपने मतलब एक तरीके से कहते हैं ना पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए गोलियां चला देते थे। तो आप देख सकते हो, तो इनकी संख्या बहुत कम हो रही है, इनको अलग अलग लेवल प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कई लोग तो इनको पालतू कुत्ते के रूप में भी पाल रहे हैं, ठीक है, अनाज वनाज उनको देते हैं, क्योंकि अनाज तो नॉर्मली खाते नहीं, तो उनको मीट खिलाया जाता है। तो आई होप सो मैंने ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपके सामने तैयार कर दिया है, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ मैं आपसे विनर निवेदन करता हूं, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी किया करिए, ताकि हमारा एक अंदर सा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।